नमस्कार बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है व्यतिकरण। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण चैप्टर जो है ये आपके बीएससी के अंदर और इसी के साथ साथ जो +2 है उसके अंदर जो सेकंड फिजिक्स है, दोनों जगह जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये बीएससी सेमेस्टर में भी लगता है और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर उनमें लगने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और हम लोग जो इसे बीएससी लेवल का पढ़ने वाले हैं, पूरे व्यतिकरण को कंप्लीट करने वाले हैं। एक प्लेलिस्ट बना दूं जिसमें टोटल व्यतिकरण यूनिट जो है वो कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जानते हैं व्यतिकरण की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में। तो देखिए शुरुआत के अंदर क्या हुआ कि जो हाइगन नाम का वैज्ञानिक था, कौन था? जो हाइगन था, हाइगन या हाइगन जिसे बोलते हैं, ये वैज्ञानिक था। इसने सबसे पहले प्रकाश के तरंग संचरण के बारे में बताया कि प्रकाश की प्रकृति जो है वो किस प्रकार की हो सकती है, तरंग प्रकार की भी प्रकृति हो सकती है। यानी प्रकाश का संचरण जो है वो किस रूप में हो सकता है, तरंग रूप में हो सकता है। और इसने अपने इस सिद्धांत से जो है वो परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कर दी थी। परावर्तन और किसकी व्याख्या की? अपवर्तन की व्याख्या की। पर इस परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या जो है वो इसमें जो सिद्धांत था, न्यूटन का जो सिद्धांत था, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था, न्यूटन के कणिका सिद्धांत से भी क्या है, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या उस समय की जाती थी। तो ये सिद्धांत जो है वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाया, क्योंकि इसने उसी सिद्धांत की व्याख्या की जिन सिद्धांतों की व्याख्या पहले से ही न्यूटन ने अपनी कणिका सिद्धांत से कर दी थी। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था थॉमस यंग। इस वैज्ञानिक ने क्या किया? इस वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा प्रकाश के एक ऐसे गुण के बारे में बताया जो सिर्फ और सिर्फ तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता था, और उसका नाम था, उस गुण का नाम था व्यतिकरण। ठीक है, इसने किसके बारे में बताया? व्यतिकरण के बारे में बताया, जो केवल प्रकाश की तरंग प्रकृति का जो है वो गुण है। ठीक है, तो व्यतिकरण के बारे में किसने बताया था? यंग ने बताया। इसके बाद में फ्रेनेल नाम का वैज्ञानिक आया और उसने क्या किया? प्रकाश के कुछ ऐसे सिद्धांत जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, जो केवल तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, उनकी गणितीय व्याख्या भी की। तो देखिए, थॉमस यंग ने जिस प्रयोग के द्वारा बताया था उस प्रयोग का नाम था यंग का द्विस्लिट का प्रयोग। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या होता है और व्यतिकरण क्या होता है। ठीक, सबसे पहले तो देखते हैं व्यतिकरण के बारे में कि व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण क्या होता है? जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती है, माध्यम के किसी बिंदु पर विक्षोभ उत्पन्न करती है, तो उस बिंदु पर परिणामी तरंग की आयाम और तीव्रता जो है वो कुछ स्थानों पर अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर तीव्रता जो है वो न्यूनतम होती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यंग के द्विस्लिट के प्रयोग की। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में क्या होता है? हमारे पास में एक प्रकाश स्रोत होता है जो एकवर्णी प्रकाश स्रोत होता है। ठीक है, जिसे ऐसे हम लोगों ने दर्शा रखा है। ठीक है, इससे एक गोलीय तरंगागर जो है वो यहाँ पर उत्सर्जित होता है और इसके सामने एक गत्ता रखा जाता है। गत्ते पर जो है वो दो रेखा छिद्र बनाए जाते हैं जिन्हें S1 और S2 के नाम से लिखा है। यानी ये क्या होता है? एक गत्ता होता है और गत्ते पर दो रेखा छिद्र बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी दो छिद्र बनाए जाते हैं, S1 और S2। इन रेखा छिद्रों को किस नाम से जानते हैं? तो इन रेखा छिद्रों को जानते हैं हम लोग स्लिट के नाम से। यानी जो S1 और S2 है, ये दो रेखा छिद्र है, गत्ते पर बनाए गए रेखा छिद्र है, और इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें जाना जाता है स्लिट के नाम से। यानी स्लिट क्या होते हैं? दो रेखा छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोगों ने S1 और S2 से दर्शा रखे हैं और इसके सामने रखा जाता है एक पर्दा। ठीक है, तो यंग के प्रयोग में क्या हुआ कि ये ऐसा एकवर्णी प्रकाश स्रोत था और इसके सामने S1 और S2 एक गत्ते पर रेखा छिद्र बनाए गए थे और यहाँ से तरंगागर उत्सर्जित होता है जो S1 और S2 पर जाता है, और इससे जो सामने पर्दा रखा था उस पर्दे के कुछ स्थानों पर तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त हो रहा था और कुछ स्थानों पर तीव्रता का मान जो वो न्यूनतम प्राप्त हो रहा था। यानी इसके सामने जो पर्दा रखा हुआ है, इस पर्दे पर तीव्रता का मान कुछ स्थानों पर अधिकतम था और कुछ स्थानों पर तीव्रता का मान क्या था? न्यूनतम था। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को व्यतिकरण के नाम से जाना जाता है। और ये जो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं थी, ये पर्दे पर कुछ दूरी तक क्या होती? फैली हुई थी। यानी एक बिंदु पर ना होकर के कुछ दूरी तक ये अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं जो है वो फैली हुई थी। इन फैली हुई तीव्रताओं को किस नाम से जानते हैं? तो इन फैली हुई तीव्रताओं को हम लोग फ्रिंज के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ से S1 और S2 से जो प्रकाश जा रहा था वो पर्दे पर जिन बिंदुओं पर मिल रहा था कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम थी और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता जो है वो न्यूनतम थी, और ये तीव्रताएं कुछ दूरी तक जो है वो फैली हुई थी, और इन फैली हुई कुछ दूरी तक की तीव्रताओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्रिंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रयोग था। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रयोग की व्याख्या की कि प्रयोग जो है इसके अंदर ये फ्रिंजें बनी कैसे है।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, एक प्रकाश स्रोत S होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होती है, सरंग और गर्त के रूप में जो है वो तरंग जो है गति करती है। हाइगन के तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग तरंगे जो होती है वो किसके रूप में गति करती है, तरंगाग्र के रूप में गति करती है, ठीक है। और किसके रूप में गति करती है, तो ये सरंग और गर्त के रूप में गति करती है। सरंग और गर्त जो होता है उसके रूप में गति करती है। जैसे ऐसे तरंग बनाए हम लोग, तो ये ऊपर वाला जो ऐसे सरंग कहते हैं, ये और ये जो नीचे वाला है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, गर्त के नाम से जानते हैं। डायग्राम में हम लोगों ने जो इस प्रकार की लाइनें, डार्क लाइनें, इसे हम लोगों ने सरंग के रूप में प्रदर्शित किया है। और ये जो डॉट डॉट लाइनें हैं इसे हम लोगों ने किस रूप में प्रदर्शित किया है, गर्त के रूप में प्रदर्शित किया है। तो यहाँ से ये तरंगाग्र जो है वो आगे बढ़ता है और कहाँ पहुँचता है, S1 और S2 विधि, S1 और S2 तक जाकर के पहुँचता है। S1 और S2 क्या है, दो स्लिट है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो तरंगाग्र विभाजन विधि काम में आती है। तरंगाग्र विभाजन विधि जो है, तरंगाग्र विभाजन विधि के द्वारा ये जो तरंगाग्र है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट S1 की ओर जाता है और दूसरा पार्ट जो किस ओर जाता है, S2 की ओर जाता है। फिर ये फिर से क्या है, ये देखिए हाइगन का तरंगाग्र सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रत्येक बिंदु है, तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो किसका कार्य करता है, द्वितीयक तरंगिका का कार्य करता है। यानी वहाँ से भी जो है वो तरंगाग्र, नए तरंगाग्र जो उत्सर्जित होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, तरंगाग्र जो है वो आगे गति करेगा। ये अगर हम लोग माने सरंग और इसे क्या माने, गर्त, तो यहाँ भी ये जो सरंग और गर्त के रूप में जो है ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। देखिए ये जो है वो सरंग है, इसके बाद में गर्त आता है, फिर सरंग है, फिर गर्त है और फिर क्या आता है, गर्त आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार इस साइड भी जो है सरंग और गर्त आने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रकाश जो है वो आगे से आगे, आगे से आगे जो है वो बढ़ता जाता है। जिन बिंदुओं पर समान आयाम यानी दो सरंगाग्र, ये जो या तो दो सरंग मिल रहे हैं, सरंग किससे मिल रहा है, दूसरे सरंग से मिल रहा है, या फिर जो है वो गर्त किससे मिल रहा है, गर्त से मिल रहा है, उन बिंदुओं पर तीव्रता का मान जो वो क्या होगा, अधिकतम होगा। उन बिंदुओं पर तीव्रता का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और तरंगे जो है वहाँ पर क्या पहुँचेगी, समान कला में पहुँचेगी। वहाँ तरंगे जो है वो किस कला में पहुँचेगी, समान कला में पहुँचेगी। तो वहाँ पर जो है वो तीव्रता का मान क्या होगा, वहाँ पर तीव्रता का मान अधिकतम होगा। और जो फ्रिंज बनेगी उस फ्रिंज को किस नाम से जानते हैं, दीप्त फ्रिंज के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो व्यतिकरण होगा इस व्यतिकरण को किस नाम से जानते हैं, इस व्यतिकरण को हम लोग संपोषी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। जैसे इस डायग्राम को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये डायग्राम बिल्कुल सही बनाएंगे ना तब ये अपने आप बन जाएगा। पर मैंने रफली एक डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पर दीप्त फ्रिंज बन रही है वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, वहाँ पर सरंग सरंग से मिल रहा है, या फिर गर्त जो है वो गर्त से मिल रहा है। यानी समान कला के अंदर तरंगे जो है वो पहुंच रही है। जैसे ये देखिए इस पॉइंट पर ये एक हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक सरंग है। इसी प्रकार ये हमारे पास में क्या है, एक दूसरा सरंग है। तो इस पॉइंट के ऊपर एक सरंग दूसरे सरंग से मिल रहा है। यहाँ पर देखिए एक गर्त दूसरे गर्त से मिल रहा है, यहाँ फिर से एक सरंग दूसरे सरंग से, एक गर्त दूसरे गर्त से मिल रहा है। यानी समान कला की तरंगे पहुँच रही है। तो इन्हें सामने मिलाया तो यहाँ पर जो फ्रिंज बनी, ये केंद्रीय फ्रिंज है, ये किस प्रकार की फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज बनती है। और इसके बाद अगर देखें तो ये देखिए एक का सरंग दूसरे के गर्त से, एक का सरंग दूसरे के गर्त से, एक का सरंग दूसरे के गर्त से मिल रहा है, जिन्हें हम लोगों ने क्रॉस से दर्शाया। यहाँ जो फ्रिंज बनती है, यहाँ कौन सी फ्रिंज बनती है, अदीप्त फ्रिंज बनती है, ठीक है। और ये फ्रिंज जो वो एकांतर क्रम में बनती है, ठीक है। कौन से क्रम में बनती है, एकांतर क्रम में, या तो एकांतर क्रम में दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, इस प्रकार से एकांतर क्रम में ये फ्रिंजेस जो है यहाँ पर लगातार बनती जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि समान कला के अंदर जो है तरंगे मिल रही है। जैसे सरंग सरंग से मिल रहा है, गर्त जो है वो गर्त से मिल रहा है। ये देखिए ये सरंग सरंग से मिल रहा है, यहाँ गर्त गर्त से मिल रहा है, यहाँ सरंग सरंग से मिल रहा है, यहाँ फिर से गर्त गर्त से मिल रहा है। तो यहाँ भी किस प्रकार की फ्रिंज बनेगी, यहाँ भी दीप्त फ्रिंज जो है वो बनेगी। यहाँ देखिए आप लोग एक का सरंग दूसरे के गर्त से मिल रहा है, फिर एक सरंग दूसरे गर्त से, फिर एक सरंग दूसरे गर्त से। तो सामने जो है वो किस प्रकार की फ्रिंज बनेगी, अदीप्त फ्रिंज जो है वो उसका निर्माण होगा। यानी लगातार एकांतर क्रम में फ्रिंजेज जो है वो दीप्त अदीप्त, दीप्त और अदीप्त, इस प्रकार से फ्रिंजेज जो है उनका निर्माण होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास में तरंगाग्र है, ये एक ही स्रोत से आने वाले तरंगाग्र है जो दो पार्ट में S1 और S2 से डिवाइड हुए हैं। इसलिए इनका आयाम जो है वो क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। यानी यहाँ जो फ्रिंजे बन रहे हैं उन पर जो तरंगे आकर के आपसे मिल रही है, जो तरंगाग्र आपसे मिल रहे हैं, दो तरंगाग्र आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं और व्यतिकरण प्रतिरूप का निर्माण कर रहे हैं, उनके आयाम दोनों के क्या है, बराबर है। तो उनकी तीव्रताएं भी क्या होगी, अधिकतम होगी। यानी समान आयाम की तरंगे जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अगर वो समान आयाम की तरंगे समान कला के अंदर है, समान आयाम की तरंगे समान कला के अंदर है, तो उन बिंदुओं पर तीव्रता का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और सबसे ज़्यादा जो है वो मान यहाँ पर प्राप्त होगा। और जहाँ पर विपरीत कला में तरंगे पहुँच रही है, यानी कला जो है आयाम तो उनके बराबर है परंतु उनकी कला क्या है,
विपरीत है तो उन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होगी यानी शून्य होगी, तो वहाँ पर जो है वो फ्रिंजें क्या होगी, पूर्ण रूप से अदीप्त फ्रिंजों का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इसमें क्या है, इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों का लगातार एकांतर क्रम में निर्माण हो रहा है। और ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है। इसके सामने गत्ते पर S1 S2 दो रेखा छिद्र बनाए जाते हैं, और जहाँ पर दो सरंग मिलते हैं या दो ग्रत मिलते हैं, यानी समान कला में तरंगे पहुँच करके व्यतिकरण प्रतिरूप का निर्माण करती है, वहाँ दीप्त फ्रिंजें बनती है। और जहाँ विपरीत कला में तरंगे मिलकर के पहुँचती है, वहाँ पर क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण की। धन्यवाद बच्चों।